अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम और एक नई मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान वो हैं कि जब हमें कोरोना वबा के दौरान सबको बाहर निकलने से मना कर दिया गया था, तो उस वक्त इन जैसे ख़वातीन की, इन जैसे मर्द हजरात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये वो फ्रंट लाइन के लोग थे जो हमारी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के पेश थे। और मैं इनको क्रेडिट दूंगी अल्लाह ताला के फजल के बाद। सबसे ज़्यादा ये लोग थे कि जिन्होंने इस वबा पे काबू पाने के मसले पे हमारे साथ ताउन किया, हमारी मदद की। और पाकिस्तान में जो आज इस वबा के जो कंट्रोल दिखाई दे रहा है, तो उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। हमारे साथ हैं आफिया शम्स, ये नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हैं। हम इनका तारुफ इन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले वेलकम आफिया, कैसी हैं आप? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया है और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम आफिया। आफिया, आप ज़रा अपना तारुफ करवाएंगी, आप कितने अरसे से इस प्रोफेशन में हैं और कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी, मैं इस टाइम पे एज ए चार्ज नर्स जॉब कर रही हूँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में। और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रही हूँ। इसके अलावा बेसिकली आई बिलोंग टू साहिवाल। और जो मेरी नर्सिंग की एजुकेशन थी वो मैंने साहिवाल में DHQ हॉस्पिटल जो है वहाँ के नर्सिंग स्कूल से कंप्लीट की। और उसके बाद मैं अब 3 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। इसके अलावा आई हैव रेड लिटरेचर। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, इस अपने प्रोफेशन के साथ साथ साइड लाइन पे। और अपना एक पेज है फेसबुक का, इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान, वो आजकल चला रहे हैं। और बस यही कुछ चल रहा है। ये था मेरा छोटा सा सही, बहुत। इंट्रोडक्शन। जी आफिया, आपका पेज और बाकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बाकी लोग जो आफिया से रब्ता करना चाहें या आफिया के काम को समझना चाहें, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। आफिया, थैंक आपको यू। शुरू से ही, बचपन से ही आपने सोचा हुआ था कि आप नर्सिंग में आएंगी, डॉक्टर बनेंगी, या फिर मेडिकल के शोबे में आएंगी, या फिर आपने कुछ और बनने का सोचा था? हेलो आफिया। एक्चुअली नर्सिंग में जो आने का मेरा शौक था वो बचपन से बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बचपन से लॉयर बनने का शौक था और CSS करने का शौक था। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, बल्कि FSC के बाद ना, अ, जी, जी जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे अब नर्सिंग का शुरू से शौक नहीं था। मैंने FSC के बाद एक NGO में कुछ टाइम काम किया, जहां से मुझे पता चला ये वो भी एक NGO का हेल्थ हेल्थ प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने कुछ टाइम काम किया। तो मुझे हेल्थ। आफिया, लगता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ राब्ते में नहीं है। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऐसा पेशा इख्तियार करें, ऐसे प्रोफेशन में जाएं जो दूसरों की ज़िंदगी बचाना। ये मुझे लगता है कि जो नर्स तिब का शोबा है, मेडिकल का डिपार्टमेंट है, ये इंसानियत की खिदमत का सबसे अजीम शोबा है, सबसे अजीम प्रोफेशन है। जी आफिया। जी, आई थिंक सो। मैं पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गई थी या दोबारा नहीं, आप बताऊं, या वो जी मेरा दोबारा से साउंड। बताइए, क्योंकि यहाँ से तो हमारे साथ तो राब्ता नहीं था। अच्छा अच्छा। मैं ये बता रही थी कि नर्सिंग का जो नर्सिंग में आना महज एक इत्तेफाक था। मुझे बचपन से ना तो शौक था, ना पता था, और ना ही कोई फैमिली में या आसपास कोई, मैं अपनी फैमिली में पहली नर्स हूँ। तो जब मैंने FSC की थी तो मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैंने कॉलेज इसलिए डिसहार्ट थी, कॉलेज नहीं गई। मैंने प्राइवेट घर में पढ़ना शुरू कर दिया और एक NGO में काम करना शुरू कर दिया। एंड एक ब्रैक NGO थी, उसके हेल्थ प्रोजेक्ट में। जब मैं हेल्थ केयर सिस्टम में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि हेल्थ केयर सिस्टम की क्या डायनामिक्स हैं और इसमें नर्सिस की क्या वर्थ है। और
इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है और क्या रोल है नर्सिस का। फिर मुझे अच्छा लगा कि यार ये भी अच्छी चीज है, और ये मतलब इंटरेस्टिंग भी है, और नॉट ओनली मतलब ना सिर्फ इसमें खिदमत खल्क का एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बल्कि उसके साथ साथ जो सबसे फ्रैंकली और ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, जो मुझे जिस बात के लिए मैंने ये चूज किया था, इसमें जो करियर था वो बहुत सेफ था। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेवल्स पे। तो फिर मैंने सोचा कि पहले एक सिक्योर करियर होना चाहिए, फिर ही अपने ख्वाब अगर बंदा अपने बलबूते पे पूरे करे तो वो अच्छा है। तो उसके लिए मुझे लगा था कि नर्सिंग प्रोफेशन उस टाइम पे मुझे सबसे बेहतरीन लगा था। और अब देखिए मैं अपनी जॉब में एडजस्ट हुई हूँ 2-3 साल बाद, तो उसके बाद अब मैं फिर अपने वो अपना पेज और वो चीजें, बाकी मुझे लॉयर बनने का शौक था लेकिन अच्छा मैं अच्छा, बन नर्स गई। सही तो और ये फैसला मेरा बहुत सही था, और मुझे इस फैसले पे कोई मतलब बहुत प्राउड है कि मैंने टाइमली सही डिसीजन लिया अपना करियर सिक्योर करके। ज़बरदस्त। जो चीज़ किस्मत में लिखी हो वो आप उस तरफ पहुंच ही जाते हैं, चाहे आप दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि हाँ आप कौन से सेक्शन में, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? जी, मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में काम करती हूँ इधर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर में। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हैं। आप ज़रा जी इसका बताएंगे जी हाँ। तफसील से क्या करना होता है आपने इसमें? जी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो डिपार्टमेंट है, ये जो जिन बच्चों को ब्लड कैंसर होता है ना, थैलेसीमिया के पेशेंट, ल्यूकीमिया के पेशेंट, ए प्लास्टिक, मतलब जी जी। सिंपल एक आम अल्फाज में जिन बच्चों को ब्लड कैंसर हो जाता है, फिर उनमें ना एक सेहतमंद शख्स से क्योंकि उनकी कैंसर की वजह से उनके जिस्म में नॉर्मल खून नहीं बनता, कैंसर वाले सेल्स बनते हैं। तो फिर एक सही इंसान की हड्डी का गूदा लेके जो मतलब जो जिससे खून प्रोड्यूस होता है जिस्म में, तो वो ट्रांसप्लांट किया जाता है एक पेशेंट में, तो जिससे फिर वो ठीक हो जाता है। तो इस मतलब ये ट्रांसप्लांट जो है ना, ये इसका मैकेनिज्म ये है। बाकी उसमें जो हेल्थ केयर का नर्सिंग का सारा काम है वो हम लोग करते हैं, मतलब डॉक्टर्स और हम मिलके इसमें साइड बाय साइड, ठीक दोनों के ठीक। अपने अपने अब क्या, काम चले हैं। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नर्सिंग बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है, बहुत एक मुकद्दस प्रोफेशन है, लेकिन इसके बारे में बहुत सी गलत बातें अमूमन फैली होती हैं या फैलाई जाती हैं। आप बताइए इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं, क्या गलत है, क्या सही है? लोग इसको इतना बदनाम क्यों करते हैं? आफिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसमें बेसिकली जो सबसे, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल सही तरह, थोड़ी सी डिले से आती है लेकिन आ रही है। तो जो मेन वजह है जिसकी वजह से नर्सिंग का प्रोफेशन जो है उसको एक तरह से हमने स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया है, और वो ये है कि नर्सिंग मतलब बहुत अर्ली लेवल से जैसे ही नर्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो जॉब मतलब आपकी एक तरह से जॉब स्टार्ट हो जाती है। आपको साथ बिल्कुल एक फुल टाइम ट्रेनिंग के दौरान ही फुल टाइम हॉस्पिटल में जाके काम करना पड़ता है, और उसमें फिर आपकी बहुत छोटी एज में नाइट ड्यूटीज, इवनिंग, मतलब मुख्तलिफ टाइम में ड्यूटीज आप करते हो, ठीक है। और खासतौर पे जो मेरे नजदीक जिस वजह से ज्यादा लोग इसको बुरा समझते हैं वो नाइट शिफ्ट्स हैं, कि नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती है बहुत अर्ली एज से। और दूसरा ज्यादा हॉस्टलाइज रहने की बाउंडिंग होती है। तो आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती है, और खासतौर पे अगर हम घर से दूर रह रहे हैं या हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हैं, तो वो किसी भी, चाहे वो नर्सिस हो चाहे वो कोई भी वर्किंग वुमन हो, बल्कि नर्सिस क्या, वर्किंग वुमन का ही ओवरऑल इमेज जो है वो आपको पता ही है कि कोई बहुत ज्यादा मतलब लोग उसको सराहते नहीं है, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी इमेज पूरा है, वो एक बहुत ही नेगेटिव बात है, लेकिन ये है कि हम लोगों को सोसाइटी में हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब तो खैर टाइम के साथ साथ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है ना, मेरा ख्याल है नर्सिस समझते ही हैं कि नर्सिस का, लेकिन जो क्योंकि मैं सिर्फ नर्स नहीं रही हूँ, मैंने और भी जगहों पे काम किया हुआ है, डिफरेंट स्कूल में पढ़ाया हुआ है, एनजीओ में जॉब की हुई है। तो 2-3 करियर्स जो है वो मैं उनमें रह चुकी हूँ। तो काम करने वाली लड़की जो घर से बाहर जाती है ना, तो उसके लिए चैलेंजेस ही होते हैं। और फिर जब आपको पता है रात घर से बाहर गुजारनी पड़ती है नर्सिंग में नाइट ड्यूटीज की वजह से, और बहुत अर्ली एज, तो ये मेरा ख्याल है वजह है कि जिसकी वजह से समझा जाता है कि पता नहीं ये रात को कहाँ जाती है।
ठीक, तो आफिया फिर जब लोग इस तरह बातें करते हैं या घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या फिर लोग आप लोग बददिल नहीं हो जाते कि इस प्रोफ़ेशन को छोड़ ही दिया जाए तो अच्छा है? नहीं, मतलब एक टाइम आता है शुरू शुरू में जब आप नए आते हैं और आपको आइडिया ही नहीं होता कि ये चीजें हो सकती हैं, जो लोग कहते होंगे, तो इधर उधर से जब पता चलता है कि लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ टाइम होता है जब आप थोड़े से डिसहार्ट होते हैं, जब आप ये बताते हुए थोड़ी सी आर महसूस करते हैं कि मैं नर्सिंग से हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है और आपको रियलाइज होता है कि आप किस प्रोफेशन से हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, तो फिर ये चीजें जो है ना, ये फील नहीं होती। मतलब ये एक, और वैसे भी अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा चीजें अवेयरनेस बढ़ रही, मतलब अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। और आजकल सारी चीजें जो है ना वो ज्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसपेरेंट होती जा रही हैं। दूसरा ये है कि जब से नर्सिस का स्केल वगैरह अपग्रेड हुआ है, पे जरा बेहतर हुई है, क्योंकि पहले ये काफी अंडर पेड रहा है बहुत टाइम तक। फिर कुछ साल जब मुशर्रफ दौर में फिर इसका स्केल अपग्रेड हुआ, पे स्केल अपग्रेड हुआ, तो तब से जरा जो है कि तब से चीजें जो है ना वो बेहतर हो रही हैं, और इसका जो इमेज भी है वो भी बेहतर हो रहा है। और अब तो हम लोग बहुत प्राउड से, मैं तो खैर बहुत प्राउड से जहां भी जाती हूँ सबसे पहले ये बताती हूँ, हालांकि मैं और भी दो तीन प्रोफेशन से साथ साथ रिलेटेड हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि आई एम अ नर्स, और उसके बाद मैं ये कुछ कर रही हूँ कि आज जो भी मैं कर रही हूँ उसकी बेस ये नर्सिंग ही है। इसी की वजह से मुझे बहुत अर्ली एज में एक्सपोजर मिला, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलने का, डिफरेंट तरह के क्रिटिसिज्म को फेस करने का। तो ये मैं तो कहती हूँ कि नर्सिंग जो है ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा प्रोफेशन है, जो एक लड़की को या एक लड़के को, लड़के भी होते हैं नर्सिंग में तो ये आपको काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है, आपका एक्सपोजर एम्पलीफाई होता है। जी, आफिया ये बताइए कि जो पेशेंट्स होते हैं और उनके साथ जी, जो उनकी देखभाल करने के लिए घर के लोग होते हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? वो वेरी करता है। बाज़ औक़ात कुछ अटेंडेंट्स जो होते हैं वो बहुत नाइस होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और क्योंकि पता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का जो सबसे बहुत बाकी मसाइल से भी है, उनके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो ओवर वर्कड हैं। हमारा जो एक ऑप्टिमल पेशेंट टू नर्स की रेशो है, या पेशेंट टू डॉक्टर की रेशो है, वो वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। जो डब्ल्यू एच ओ का स्टैंडर्ड है वो है कि आईसीयूज वगैरह में और इमरजेंसी में जो है आपका एक पेशेंट, जो पेशेंट टू नर्स रेशियो है वो एक या दो पेशेंट्स पे एक नर्स होगी, अगर क्रिटिकल है तो एक पे, ये आईसीयूज की। और वार्ड में जो है वो 4 to 6 पेशेंट्स हैं। और जो हमारी पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो एक रिकमेंडेशन है, उसमें जो ऑप्टिमल पेशेंट टू नर्स की रेशियो है वो भी 10/1 है। ठीक है, मतलब 10 पेशेंट्स को एक नर्स ने देखना है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बिल्कुल ही अदरवाइज हैं। ग्राउंड रियलिटीज में एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसके मुताबिक तकरीबन, मतलब ये एक तकरीबन वाला था, इससे भी ज्यादा कुछ जगहों पे इससे भी बुरे हालात हैं। जो पेशेंट टू नर्स रेशो है वो तकरीबन 50 से 60 पेशेंट पे एक नर्स काम कर रही होती है एट ए टाइम। और ये सिर्फ नर्सिंग के साथ नहीं है, डॉक्टर्स हो गए, बाकी कामला हो गया, मतलब पूरा एक सिस्टम ही ऐसे है। क्योंकि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसके अगेंस्ट जो हमारे कोई भी सर्विस केयर्स हैं, केयर प्रोवाइडर्स हैं, किसी भी हेल्थ में ले लें, एजुकेशन में ले लें, स्कूल में भी यही हाल है, बच्चे और टीचर की जो रेशियो है उसका यही यही प्रोपोर्शन है। तो इस वजह से काम बहुत बढ़ जाता है, और फिर जो है ना, आप ने वो एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी वाला जो आंसर है वो बीच में आ जाता है। कि आपने अब देखिए, मैंने एक घंटे में मैंने लेट से 10 पेशेंट्स का काम करना है, और दूसरी तरफ करना चाहिए मुझे 10 का, लेकिन मेरे पास 40 पेशेंट है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी करूंगी, बस मुझे ये होगा कि मैं कर लूं। तो फिर कुछ लोगों को ये मसला होता है कि इसने हमें देखा नहीं है, इसने हमारा काम नहीं, काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि जो आपको पता है, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो होती है, किसी की बात सुनना जो है वो उसको दवाई लगाने से ज्यादा मैटर करता है। वो बात सुनने का टाइम नहीं होता बहुत सारे हालात में। तो लोग इस बात से गिला करते हैं, इस चीज को समझते कम लोग हैं, समझने वाले भी हैं,
लेकिन इस बात से गिला करने वाले ज्यादा लोग हैं कि मतलब आम एक सेइंग एक आम नर्सिस तो होती बदतमीज है तो गल ही नहीं सुनदियां, बस आंदियां ने ते टीके ला के चलियां जांदियां ने। मतलब वो इन लोग होता है कि नर्सिस बहुत बदतमीज होती हैं, वो काम मतलब आप रूड कब होते हैं घर में भी आपने देखा होगा, जिस दिन आपकी तबीयत सही नहीं होती या आपको ज्यादा बहुत मेहमान आ जाते हैं, इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आप अगले दिन थोड़ा सा बच्चों को डांट ना पिलाएं, ये हो नहीं सकता। तो यही कुछ इसी तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये बदतमीज है, ये काम नहीं करती, ये मोबाइल पे लगी रहती हैं। पिछले दिनों में ये इस वक्त पे मैंने भी अपने पेज पे भी बात की थी और ओवरऑल भी इसको उठाया था। एक आदमी ने म्यू हॉस्पिटल में कोई वो 92 चैनल न्यूज चैनल से थे कोई शख्स, तो उनकी मदर थी उसके आईसीयू में एडमिट, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। और बाद में वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे थे कि ये जो नर्सिस हैं इनको मैंने अपना पर्सनल नंबर दे के आया था, तो मेरी माँ मर गई है, 3 घंटे हो गए हैं, तो ये इन्होंने मुझे कॉल करके बताया नहीं है, ये अपने यारों से बातें करती रहती हैं, इस तरह की मतलब अजीबो गरीब सी बातें। तो समझने की ये जरूरत है कि किसका क्या काम है। नर्स एक्चुअली बेड साइड पे प्रेजेंट सबसे ज्यादा होती है, ये एक फैक्टर है कि क्योंकि एंड एंड केयर मतलब जो बिल्कुल एंड पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी सारे हेल्थ केयर का मैकेनिज्म है, उसको सारा उसको अप्लाई जो करना है, मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बाकी काम हो गए, तो मतलब एंड पे आ जाती है नर्स। तो लोगों को ऐसे लगता है कि शायद कोई नलका खराब हो गया, कोई टूटी खराब हो गई है, लाइट नहीं आ रही, पेशेंट की एम्बुलेंस बुलवाना, स्ट्रेचर खींच के लाना, मतलब ये सारे काम नर्स ही करेगी और इसने नहीं किए। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये पूरा एक सिस्टम होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होते हैं, बाकी का अमला भी होता है, नर्सेज भी होती है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज समझने की जरूरत है कि किसका क्या काम है, और हमें ये कि बिला वजह बस ऐसे नहीं कर देना चाहिए, चीजों की डायनामिक्स को समझना चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, कोई बात नहीं सुन रहा होता, हम स्कूल्स में जाते हैं तो यही हाल होता है, हम इवन किसी शॉप पे जाते हैं तो यही हाल होता है। तो ये एक एक मतलब कौमी मसला है हमारा और हर शोबे का मसला है। तो नर्सिंग के साथ इसको लगाना या कुछ दूसरा, पता है क्या, हमारी जो नर्सिस हैं वो थोड़ा सा खुद भी मतलब इनसिक्योर फील करती हैं या थोड़ा सा फील ज्यादा कर जाती हैं, तो उनको चाहिए और अवाम को भी चाहिए कि इसको इजी लें, तो किसी किसी भी प्रोफेशन को स्टिग्मेटाइज ना करें, इस तरह की बातें ना करें। करेक्टर के इश्यूज हो गए या काम ना करने के इश्यूज हो गए, तो ये चीजें जो है ना, ये इंसानी खामियां हैं और ये हर हर शोबे के इंसान में होंगी। जैसे खूबियां जो है ना वो कोई किसी भी प्रोफेशन से हटके अच्छी बातें किसी भी शोबे के इंसान में हो सकती हैं। तो कोई अगर बुरी बात है जिसको आप बुरा समझते हैं, हो सकता है वो बुरी बात ना हो, तो वो रिगार्डलेस ऑफ द प्रोफेशन, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी कहीं कहीं पे भी हो सकती है। बस ये है कि जरा ड्यूटी टाइमिंग्स इस तरह की होती हैं, रात वाली ड्यूटी, और ये तो इस वजह से लोग जरा ना कर जाते हैं। तो ये हो जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है। काम करने वालों को चाहिए कि वो अपना काम करें और अपने यहाँ से सेटिस्फाई रहें, बाकी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट असल नहीं में होती। असल में दूसरे जो आपने मिसालें दी हैं कि जैसे स्कूल में टीचर्स भी बाद दफ़ा इरिटेट हो रहे होते हैं, या किसी शॉप में अगर कस्टमर ज़्यादा आ जाएं तो दुकानदार या सेल्समैन भी इरिटेट हो रहे होते हैं, तो वो इतना सीरियस इशू नहीं होता। आप लोगों के प्रोफेशन में ये है कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि उनके पेशेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ज़ाहिर है वो तो ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो वो फिर इस चीज़ को लेकर एक दफ़ा कोई चला जाए वो तो कभी वापस नहीं आ सकता। तो शायद इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी आप मसरूफियत में उनको उस तरह से बिल्कुल। तवज्जो ना दें, तो शायद वो फिर इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आफिया, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो आप समझते हैं कि ये इससे जो बिहेवियर है उस सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है। अगर जैसे जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो अगर आपको अपनी मेहनत के मुताबिक आपको सिला मिले, तो आप समझती हैं कि ये हमारा जो प्रोफेशन में जो बहुत सारी चीज़ें जो शिकायत होती हैं आप लोगों को पैदा होती हैं या ड्यूटी के हवाले से पैदा होती हैं, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आप समझती हैं सैलरी पैकेज भी काउंट करता है?
क्योंकि आप मुझे लगता है कि आफिया के साथ हमारा राब्ता दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया है, शायद वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है। व्यूअर्स, मुझे ये लगता है कि देखिए जहाँ पर भी टीचर्स को देख लें, बाज़ टीचर्स बेचारे उन पे काम का बर्डन ज़्यादा होता है, लेकिन उन्हें जी उस तरह बिल्कुल का सिला बिल्कुल ऐसे ही है, और यही वजह है कि फिर लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, उनकी जगह पे हम अगर खुद को उनके शूज में लेके जाते हैं तो ये बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि जब आपका जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, आफिया की तरफ सिग्नल जो है वो काफ़ी स्लो जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, हम इंतज़ार करते हैं जब तक आफिया वापस आती हैं। मैं ये समझती हूँ कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। अगर हमारा जो जितना मेहनत है अगर उसके मुताबिक सिला मिले तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रोफेशंस में जो बहुत सारी शिकायत हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर आप जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, अगर उन्हें मेंटली वो पीसफुल हों, उन्हें अपने पीछे घर की फिक्र ना रहे, अपनी फैमिली की फिक्र ना रहे, स्पेशली ये फाइनेंशियली उन्हें कोई बर्डन ना हो उनके जहन पे, तो हम अपना काम ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। जी आफिया, अब हमारे साथ वापस आ गई हैं, बताइएगा ज़रा। जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आई थिंक तो थोड़ा इशू हो गया था, तो मैं आपके क्वेश्चन मैं को ये कह रही सुन थी नहीं कि सकी। मैं ये कह रही थी कि आप समझती हैं जैसे आप सैलरी पैकेज है जो आप जितना आप मेहनत करती हैं, बाद लोग समझते हैं कि उनको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। तो लोगों का रवैया अपनी जगह, हम्म, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली पीसफुल हैं तो आप अपनी ड्यूटी बहुत आराम से सुकून से कर सकते हैं। तो बहुत से लोग, टीचर्स का मुझे हम्म, पता है, या और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटीज इसलिए सही से नहीं कर सकते। जैसे टीचर्स में ही देखें, टीचिंग में देखें कि बाज़ टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में या उस तरह से नहीं सही पढ़ाते और ट्यूशन सेंटर्स की तरफ बच्चों को रागिब करते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो हम्म, सके। तो हम्म। नर्सिंग में आप समझती हैं कि अगर आपका एक हैंडसम किस्म का सैलरी पैकेज हो तो आप लोग ज़्यादा खूबसूरती से अपनी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म कर सकेंगे। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा नर्सिंग वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हम्म, इसमें अगर हम इसको नर्सिंग के प्रोफेशन को, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है बनता एजुकेशन या दूसरे प्रोफेशंस के साथ, क्योंकि जो काम करने के डायनामिक्स हैं, टाइमिंग्स हैं, वो जरा डिफरेंट हैं। तो अगर पे पैकेज की बात की जाए तो अंडर पेड तो मैं नहीं कहूंगी, ऑप्टिमल पेड नर्सिंग का प्रोफेशन है और कंपैरेटिवली बेहतर है अगर हम सिर्फ पे पैकेज को कंपेयर करें। लेकिन अगर हम वर्क और के डायनामिक्स को देखें तो बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि हमारे, मैं अगर आपको नहीं पता या आपके व्यूवर्स को बताती जाऊंगी कि नर्सिंग का प्रोफेशन फिर भी बहुत सारे प्रोफेशन से वेल पेड है, और करियर वाइज जो इसका जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर सेफ है, क्योंकि जॉब बहुत आती है। हमारा ऑलरेडी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत कम है, और बहुत ज्यादा अभी हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। और हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो काफी पिछले कुछ साल से, सिर्फ पिछले तकरीबन 4 साल के अंदर मैं देख रही थी पीपीएससी के अंदर 10,000 नर्सिस को गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब्स आई थी। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी नर्सिस जो हैं वो डिप्लॉय हुई हैं। तो बाकी पे स्केल की बात की जाए तो डे 1 से 16 स्केल है, मतलब अंडर पेड की बात नहीं है। कंपैरेटिवली इट इज नॉट अंडर पेड, इट इज बेटर देन अदर करियर्स। ठीक है, खासतौर पे जिनमें लड़कियां आती हैं। लेकिन जब आप काम के डायनेमिक्स को देखते हैं तो ये मामला जो है ना, वो फिर पे एक और इशू है। देखें, आपको चाहे करोड़ रुपया भी दे दिया जाए, आप एक एक घंटे में 50 मरीजों का काम फिर भी नहीं करेंगे। एक ह्यूमन कैपेसिटी है ना, तो यहाँ पे वो फैक्टर आ जाता है। मतलब वेल पेड वाला जो फैक्टर है वो अपनी जगह पे है वैलिड, और वो कुछ हद तक एड्रेस भी कर दिया गया है, मतलब कि कंपैरेटिवली बेहतर है। बिल्कुल अंडर पेड नहीं है नर्सिंग का प्रोफेशन। लेकिन ये है कि एक जो है ह्यूमन कैपेसिटी एक लेवल तक होती है। तो इन चीजों को देख के जो है ना, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो हेल्थ केयर पर्सनल है उनकी ज्यादा जरूरत है।
ताकि क्योंकि पॉपुलेशन, और दूसरा इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट का या सिर्फ नर्सिस का या सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल भी नहीं है, इसमें पब्लिक का भी रोल है कि आप देखिए, आप अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें, और अपनी फैमिली में बड़ों को चाहिए, इन कुछ बातें हैं जिनमें हम हेजिटेट करते हैं, उनको हमने बिल्कुल ही एक वो स्टीरियोटाइप्स बताया कि ये बात नहीं करनी ये, लेकिन इस बात में जिस तरह से देखें फैमिली में शादी की प्लानिंग होती है, रिश्ता प्लान होता है, उसी तरह ना बैठ के बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि आपने अपना खानदान भी अपने वसाइल के अंदर रहना है, और इसमें कोई शर्म कोई आर नहीं है, आपने बच्चों की लाइनें नहीं लगानी। बहुत अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, और उनकी लाइनें, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज तबका है, उनके उनको तो काम ही यही है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा जो लोड है वो होता ही हमारे अंडर प्रिविलेज सेक्शन का है, उनको ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, वो हम हमारा मीडिया उसमें अपना रोल अदा करे, हमारी मसाजिद में ऐसी बातें होनी चाहिए। मतलब हम लोग तो देखें, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, मैं नहीं चाहती कोई मुझ पे अब कोई करे, ना ही मैं दीन और मजहब के बारे में कोई बात करूंगी, लेकिन ये एक ऐसा ऐसा चीज है, जिस तरह बांग्लादेश में मसाजिद में इस चीज को तरगीब दिया जाता है कि आप अपने वसाइल में रह के अपने खानदान को लिमिट करें, या मतलब लिमिट ना करें, बस इन चीजों को रखें कि आपने प्रॉस्पर रहना है, और अपनी सोसाइटी में अपनी फैमिली में इन चीजों को पॉजिटिव डायनामिक्स में लेके जाएंगे, तो एज अ होल ही हम एक बेहतरी की तरफ आएंगे। ये नहीं है कि बस हम कहें कि नर्सिस का कसूर है, डॉक्टर्स का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, पॉलिटिशियन का कसूर है। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारे अपने अंदर से चेंज शुरू होगा, तो ही हम सारे सिस्टम अच्छे हो जाएंगे। जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोशिश करेंगे कि हम अच्छा इंसान बने, अच्छी फैमिली बनाए, तो ही। बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा हाँ अवेयरनेस होगी उतना ही ज़्यादा हम एक डिसिप्लिन्ड नेशन बनते जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारा ड्रॉबैक ही यही है कि हम बहुत ही एक बेहंगम किस्म की कौम है, तो जिसमें बहुत सारी अब बिल्कुल। छोटी छोटी बातें ले लें, ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल पे रुकना, अब ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है। एक छोटे छोटे से लॉ की हम पाबंदी हाँ, नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें तो एक तरफ है। अच्छा, आप ये हमें बताइएगा। ये फिक्र है कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, हमें ये फिक्र नहीं है कि मैंने घर सेफली पहुंचना है। तो ये जो हमें अपनी प्रायोरिटीज को रिवाइज करने की जरूरत है, कि हम बिल्कुल ऐसे अपनी ही है। मतलब हम ना बिल्कुल ये ख्याली दुनिया में रहते हैं, हम हकीकी दुनिया में आना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे टेंशन्स बहुत हैं। जी, हम ऐसी ऐसी बातों में टांग अड़ाना या ऐसी बातों पे अपने तनकीद करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जो हमारे काम ही नहीं है। लेकिन जो हमारे अपने काम हैं, जो हमारी अपनी जो हमारे बस से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसे क्या करना। सही। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या देखती हैं सोसाइटी में, पेरेंट्स जो हैं वो एनकरेज करते हैं अपनी बच्चियों को इस तरफ आने में? ज़्यादा लोग इस तरफ, ज़्यादा बच्चियाँ इस तरफ आ रही हैं? जी। अब माशाल्लाह से आ रही हैं, काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, वो बढ़ रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारे कॉलेजेस और स्कूल्स नर्सिंग के बन गए हैं, लेकिन इसमें जो है ना, अब बेहतर, अब ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। पहले तो जैसे जब मैं आई थी, तो मुझे कोई पता नहीं था कि नर्सिंग का प्रोफेशन क्या होता है। मैंने तो बस एक एड देखी थी, मतलब वो एनजीओ में काम किया था, हेल्थ केयर सेक्टर की एनजीओ में, तो वहां से मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ नर्सिस के साथ, कुछ डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल आना जाना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला। तो अब जरा बढ़ रही है और लोग आ रहे हैं, और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनती। एक सिस्टम चलाने के लिए हमें सब लोगों की जरूरत है। तो आ भी रहे हैं, और मैं ये कहूंगी कि आना भी चाहिए। और ये प्रोफेशन जो है ना, ये बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है, हर लिहाज से, फाइनेंशियली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी, और इवन रहने के लिए भी नर्सिंग अपने बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। मतलब बेहतरी की जरूरत है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसको भी आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और लोगों को बताना भी चाहिए कि तकरीबन सब हॉस्पिटल्स में नर्सिंग के लिए, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल्स होते हैं। रहने का भी इशू, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, तो रहने का भी ऐसा इशू नहीं होता। वो एक अलग बात है कि किस तरह के हॉस्टल होते हैं, उस पर बात की जा सकती है, वहां पे क्या फैसिलिटीज है या क्या नहीं है। लेकिन यह कि बेसिक वो जो है शेल्टर, बाहर या प्राइवेट रहने से या दूसरी जॉब्स में जब आप जाते हैं, तो ये चीजें हैं।
तो आना चाहिए लोगों को, लड़कियों को आना चाहिए। बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत सिक्योर है, करियर वाइज भी और वैसे भी। ठीक, तो आप ये मुझे ये बताइए कि आप लोगों का सिलेबस कैसा है? क्या ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है? अगर हम देखें बाकी मुल्कों के थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो क्या वैसे ही है, इंटरनेशनल लेवल का हमारा सिलेबस है? जी हमारा इंटरनेशनल लेवल का नहीं, डायरेक्टली इंटरनेशनल सिलेबस है। ओह, वो जबरदस्त। ऐसे कि जो हमारा है ना, हमारा हमारी बुक्स, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना रिसर्च को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत कमी है। और जो हमारे नर्सिंग को ले लें या बाकी भी आप जितने भी जिंदगी के हैं शोबे, उनको ले लें एजुकेशन को, तो ज्यादातर जो बुक्स होती हैं, जो हमारा करिकुलम होता है, वो भी इम्पोर्टेड होता है। जैसे हमारे यहाँ हर चीज इम्पोर्टेड है, हमारा करिकुलम भी जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेड होता है। तो सेम इज द केस विद नर्सिंग करिकुलम। जो हमारी बुक्स हैं, एक तो वो बहुत पुराने जमाने की हैं, लाइक आज से 20 साल पहले भी वही किताबें थी, आज भी वही बुक्स हैं। और दूसरा ये कि उसके ऑथर्स जो हैं वो भी सारे फॉरेनर हैं, वो बाहर की बुक्स हैं, कोई यूके से आई है, कोई यूएसए से आ रही है, इवन अब इंडिया से आना शुरू हो गई है, बहुत सारी बुक्स जो है वो इंडिया से आ रही है। तो जो कमी है वो ये है कि हमारे लोकल राइटर्स जो हैं, खासतौर पे जो नर्सिंग में आगे लोग जाते हैं, जैसे नर्सिंग में अब मास्टर्स हो रहा है, पीएचडी नर्सिस भी हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत कम है, 4-5 लोग हैं। या पिछले साल तक 2 थे, इस साल की अब मुझे लेटेस्ट कंफर्म नहीं है कितने लोग आए हैं करके। तो थोड़े से 2-4 लोग वो भी हैं। तो रिसर्च में आए और जो हमारे लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लोकल जो हमारे डायनामिक्स हैं नर्सिंग केयर देने के, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया जाए, ताकि जो हम अपने एजुकेशन के दौरान जो चीजें पढ़ कर आते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम आता है, तो हमें बहुत ज्यादा अजीबो गरीब ना लगे। होता यह है कि पढ़ के हम कुछ और चीजें आते हैं। अब देखें, आज से इवन हर 6 माह बाद, वैसे तो हमारा सिस्टम माशाल्लाह से इतना ज्यादा अपडेट होता नहीं है अगर इक्विपमेंट की बात करें, लेकिन फिर भी वो इतना इतना अपडेट है कि जो हमारे बुक्स में जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, जो क्या इक्विपमेंट यूज करना है, कौन से प्रोसीजर्स करने हैं, तो वो जो बुक्स में चीजें होती हैं वो बिल्कुल ही अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, वो है ही नहीं। तो एटलीस्ट उसको इतना अपडेट रखें, अगर आपने इम्पोर्ट भी करना है तो इम्पोर्ट करते हुए भी उसको साथ साथ अपडेट करते जाएं। तो वो प्रॉपर चीजें अपडेट नहीं होती, जिस तरह से जो लेटेस्ट रिसर्चेज आती हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स आती हैं, मतलब हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अब हमारी एक्सेस में इंटरनेट है, सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। जब हम उसको अपने करिकुलम के साथ, अपने सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वी आर स्टिल लिविंग इन 1947, मतलब हम आगे ही नहीं आए, बल्कि उससे भी पीछे की कुछ बुक्स ऐसी हैं जो प्री पार्टीशन की भी हैं। तो बहुत पुराना सिलेबस है। मैं तो, मेरे साथ जितने लोग हैं जो बुक्स मैंने पढ़ी है, मेरे से जिस जिस बंदे का 15 या बंदी का 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस, अगर मैं उससे बात करती हूँ, तो वो कहते हैं जी यही वाली, यही मेडिसिन एंड सर्जिकल नर्सिंग की यही बुक मैंने पढ़ी है, एनाटॉमी की यही बुक। बेसिक चीजें बेशक नहीं बदलती, लेकिन साथ साथ कुछ जो चीजें, कुछ तो उनको रिवाइज किया जाए, न्यू एडिशंस लाए जाए। और दूसरा ये कि एक तो चीजों को साथ साथ अपडेट से किया जाए टाइमली, और सेकंड ये है कि लोकल जो सिलेबस है वो कुछ इंडिजिनस भी हो, लोकल जो हमारे लोग हैं, लोकल रिसर्चर्स हैं, उनको उनको प्रमोट किया जाए और उनके काम को भी पब्लिश किया जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये चीज है जो जिसकी कमी है हमारे करिकुलम में ये हमें। तो ये तो बहुत हैरत की बात है कि इस जैसा शोबा जो है वो अप टू डेट नहीं है। ये तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए वही बात है कि ये तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, ज़िंदगी और मौत का। तो वो जी उसमें तो आपको बिल्कुल वही चीज़ें होनी चाहिए जो इस वक्त करंटली सारी दुनिया में या जो नीड है। तो ये जैसे बाज़ हाँ, दफ़ा स्कूल में भी मतलब हम देखते हैं कि हमारी बुक्स जो होती हैं वो बहुत पुराने एडिशंस होते हैं, बहुत पुराना, नस्ल दर नस्ल वही पढ़ रहे होते हैं। वही, तो हाँ। जैसे ये हम ये पिछले साल इशू उठा था कि हमारे कंप्यूटर साइंस की बुक में अभी भी फ्लॉपी पढ़ाई जाती है, मतलब वो तक एंटीक्स में भी अब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे बच्चे वही पढ़ी, वही रट्टा लगा रहे हैं। तो ऐसा जो हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब है ही नहीं।
जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, लेकिन वो बुक्स, वही बिल्कुल। बुक्स पढ़ के आपको आना पड़ता है, उन्हीं बुक्स को आपको क्रैम करके एग्जाम पास करना पड़ता है। और दूसरा पता है, नर्सिंग में फिर ज्यादा ये इसका प्लस भी है और नेगेटिव, और थोड़ा सा नेगेटिव ड्रॉबैक भी इसको आप कह सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट भी इस वजह से कह सकते हैं कि नर्सिंग में ऐसा होता है कि आप ड्यूटीज भी कर रहे होते हो और साथ में आप पढ़ भी रहे होते हो। ठीक है, लाइक फर्स्ट ईयर से ही आप बाकायदा हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं। तो फिर बहुत जल्दी ये बात पता चल जाती है कि प्रैक्टिकली क्या चीजें हो रही हैं और हम पढ़ क्या चीजें नहीं है रहे हैं। कुछ बेसिक्स होती हैं जो मतलब नहीं बदली जा सकती, जो वही रहती हैं, लेकिन मतलब फिर हमें बहुत जल्दी आइडिया हो जाता है कि है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही होती कि हम कर कुछ रहे हैं, हम पढ़ कुछ रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही एक आप मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती है। प्रैक्टिकली आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए आपको वो किताबें आपने के लिए पढ़नी ही आपको फिर पढ़नी वो है। चीजें करना पड़ती हैं। हाँ। सही। अच्छा आफिया, ये इस इसमें आने के बाद कभी आपने, ज़ाहिर है ये ऐसा शोबा है जिसमें आप मौत को बहुत करीब से देखते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पेशेंट जो है वो आपके सामने ज़िंदगी की बाजी हार गया? बहुत दफा। बहुत। एक बार नहीं, जब मल्टीपल टाइम्स जब पहली ऐसे मर्तबा होता ऐसा है। हुआ तो आपको कैसा लगा? पहली मर्तबा मेरे साथ ऐसे हुआ था जब मैं स्टूडेंट थी, ट्रेनिंग के हाँ, दौरान। हाँ, और तब तो मेरे से देखा भी नहीं गया था, और मैं ऐसे, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो जाहिर है आपके साथ सीनियर लोग होते हैं, बेसिकली तो वही मैनेज कर रहे होते हैं, तब तो आप एज ए हेल्पर ही साथ होते हो और ऑब्जर्व कर रहे होते, चीजों को देख रहे होते हो। तो तब तो मतलब मैं हैरान हो रही थी कि पेशेंट जा रहा है, मतलब जाहिर है क्रिटिकली इल पेशेंट था वो, उसकी डेथ हो गई, उसके रिलेटिव्स बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही। तो मैं हैरान हो रही थी कि ये डॉक्टर्स और जो सीनियर मेरे साथ नर्सिस हैं, ये इतने संगदिल है, इनको रोने ही नहीं आ रहा, और मुझे बाकायदा रोना आ रहा था। और मैं कह रही थी ये लोग ऐसे ही उस मरते हुए मरीज को लगाई जा रहे हैं मेडिसिन, ये चला गया ये लोग। बाद में पता चला कि वो जरूरी है। अगर आप भी उस टाइम दिल छोड़ जाएं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। तो जो मर्जी फीलिंग हो रही हो उनको उनको छुपा के, यू हैव टू बी स्ट्रांग, फिर ही आप सर्व कर सकते हो और फिर ही आप अपने काम कर सकते हो। क्योंकि इस तरह से तो फिर आप काम ही नहीं कर सकते। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता था इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम करना जहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, फिर उनके रिलेटिव्स के साथ जब वो रोते हैं और इस तरह। ये नहीं मैं कहती कि सख्त दिल हो जाए, किसी की बात सुने ना, बात सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन यह है कि आपको 3 लाइंस का पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपने फील करना है और कहाँ तक आपने जाहिर करना है, और क्या किस तरह से आपने इस चीज को हैंडल करना है। तो शुरू में बहुत मुश्किल था, शुरू में नहीं देखा जाता था कोई क्रिटिकल इल पेशेंट, लेकिन अब भी होता है फील। लेकिन अब टाइम के साथ साथ फिर आप लर्न कर जाते हैं कि आपने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, फिर आप रिएक्ट नहीं करते, फिर आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ता है। तो जो पेशेंट्स के, जब कभी ऐसा हो जाए तो जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं, आप लोग जब उनको ये न्यूज़ सुनाते हैं कि अब वो मरीज़ उनका वो नहीं रहा, अब ज़िंदगी की बाजी हार गया, तो उनको आप कैसे फेस करते हैं? उनको फेस करना भी एक आर्ट है पूरा। हाँ, वो इस तरह से कि आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कुछ बिल्कुल। लोग बहुत हम्बल रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत रोते धोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये लगता है कि इन्होंने जहर का टीका लगा के हमारे मरीज को मार दिया है। सही, जो कि सही। मतलब जो सोचना ही बहुत बुरी बात है कि जो लोग ये हल्फ लेकर आते हैं कि उन्होंने लोगों की जिंदगियां बचानी है, जो मतलब अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं। जैसे अब कोरोना में भी ये एक अफवाह फैली हुई थी कि जहर का टीका लगाया जा रहा है, कि हम अपनी जिंदगी देखो रिस्क में डाल के आ रहे हैं, हमें भी पता है कि कितना रिस्क है हमें। दूसरा ये कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हमारे पास प्रोटेक्टिव। उसके बाद हम सही से, हमें वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स भी में भी हमें थोड़ी सी होती है, प्रॉपर नहीं होते, हम ट्रेंड भी नहीं होते हैं समटाइम्स, या हमारी रिफ्लेक्सेस नहीं बनी होती, चीजें आ जाती हैं हमें यूज करना नहीं आ रही होती, इस तरह की इशू। खैर वो तो एक और इशू है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस टाइम पे इतना बुरा रिएक्ट करते हैं
जिस तरह हॉस्पिटल के शीशे तोड़ देते हैं, हेल्थ बिल्कुल। केयर प्रोफेशनल की मार धाड़ शुरू कर देते हैं, तो वैसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत ऐसा बहुत दफा हुआ है इमरजेंसी में, खास तौर पे जब कोई आता है पेशेंट, और वो मतलब पहले ही इतनी देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। हॉस्पिटल में आया तो हम तो देख रहे हैं। तो इमरजेंसी में इस तरह जब मैंने बहुत कम टाइम किया इमरजेंसी में ड्यूटी, लेकिन की हुई है, तो ऐसा हुआ था। और एक दफा तो बाकायदा हमें स्टोर रूम में जाके छुपना भी पड़ा था डॉक्टर्स और नर्सिस को, कि वो लोग उन्होंने बिल्कुल, ये साहिवाल की बात है, साहिवाल के इमरजेंसी यूनिट की, उन्होंने पूरा इमरजेंसी यूनिट जो है उसको तहस नहस कर दिया था। इवन उस दौरान में वो ये भी नहीं देखते कि साथ वाले बेड पे या साथ वाले स्ट्रेचर पे भी उतना ही सिक पेशेंट पड़ा है, वो उनको भी सारे शीशे तोड़ दिए, सब कुछ दरम बरम कर दिया। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ के बकायदा पीटा, मतलब डॉक्टर्स को, एक दो नर्सिस को भी बीच में। और हमें भी फिर अपनी जान बचा के छुपना पड़ा, कुछ लोग बाहर निकल गए। तो इस तरह के, और इस तरह ये एक बात नहीं है, इस तरह अक्सर हो जाता होता है। जी, टीवी जो पे। कि एक मेरा नहीं ख्याल के किसी को आप मार शीशे तोड़ के, आपका तो पेशेंट वापस नहीं आ जाता, ऐसे ही है। वो तो चल बहुत। जाने वाला तो वापस आ ही नहीं सकता। तो लोग जी। फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, लेकिन ये है कि बस फ्रस्ट्रेशन, हमें ना सोशल एजुकेशन की जरूरत है। हम पॉजिटिवली किस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, उस चीजों को, मतलब हमें वही है ना कि हमें रिस्पॉन्ड करना सीखने की बहुत जरूरत है। हम लोग रिएक्ट बहुत कर लेते हैं जल्दी, लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक आर्ट है, और वो उस टाइम पे नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर यह है कि अगर एक बंदे को थोड़ा सा हो, तो वो आफिया जी, आफिया, बात काफ़ी लंबी हो गई है, टाइम आपका मैं काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ। बस आखिर में ये देखिए, ये बता दें, अभी ये जो कोरोना वबा के दौरान आपके पास पेशेंट्स आए, आप लोगों ने ये सारा डील किया, तो उसके हवाले से कोई ख़ास बात, कोई ख़ास वाक़या कोई आप शेयर करना चाहें? आफिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आफिया, आप मुझे सुन पा रही है? अम, आफिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि आफिया का राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया है। हम थोड़ी देर उनका इंतज़ार कर लेते हैं ताकि खुदा हाफिज़ कह सकें। बहुत नाइस टॉक थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। हाँ, सबसे बड़ी बात जो हमारे माशरे में है वो अवेयरनेस की कमी है। हर मामले में, हर बात में अवेयरनेस की कमी है। हम लोग जितना एक बाशऊर माशरा बनेंगे, उतने ही हमारे मसाइल जो हैं हम उनको अच्छे से ना सिर्फ समझ सकेंगे, बल्कि उनको हल भी कर सकेंगे। लेकिन हम लोग जज्बाती किस्म की कौम हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज़ को, और उससे क्या होता है कि जो नुकसान होना होता है वो तो हो ही चुका होता है, लेकिन हम अपनी नासमझी से उस नुकसान में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं, और इसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आफिया का जो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा ही संगीन है। आज वैसे भी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आ चुकी हैं जी आफिया। मैं सोच रही थी कि गुफ्तगू पहले ही लंबी हो चुकी है। आप ये जो कोरोना वबा के दौरान कोई ख़ास इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? एक्चुअली मेरा, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में है, तो अच्छा, मैंने ठीक। इन पर्सन तो कोरोना में कोई, मतलब मैंने कोरोना डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया। ठीक। तो कोई अगर जाती तौर पे देखा बताया जाए, तो कोई मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं था कोरोना के दौरान, मतलब कोरोना के पेशेंट्स पे काम करने का। हाँ, लेकिन ओवरऑल तो जो थी कंडीशन वो हमारे सामने ही थी। हम लोग तब भी जा रहे थे, मतलब हॉस्पिटल में तो थे, हमारा डिपार्टमेंट भी वर्किंग में था, हम अपने पेशेंट्स देख रहे थे। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा केस नहीं आया।
और शुक्र है कि हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट जो था वो सेफ रहा, हमारे पेशेंट्स भी सेफ रहे कोरोना से। तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो कोरोना डिपार्टमेंट का नहीं है। मैं बाकी कोई ठीक, ऐसा आफिया, इंसिडेंट आप नहीं है। एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे मुआशरे को और यंग बच्चों को जो जिन्हें इस प्रोफेशन की तरफ आना चाहिए, और ख़ास तौर पे लोगों को जिन्हें अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है? मैं बस एक्चुअली माइंडसेट चेंज करने की जरूरत मैं नहीं कहूंगी, वो बहुत ही ज्यादा एक जिस तरह से वो हो जाता है। बस मैं ये मैसेज दूंगी कि टाइम के साथ अपने आप को हमें चाहिए कि हम अपडेट करने की कोशिश करते रहें। हम जो है वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने की बजाय हमें खुद रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए, खुद मुताला करने की आदत होनी चाहिए, और सही और गलत में तफरीक करने की हमें खुद में पहचान करनी चाहिए कि एक सीखी सिखाई या सुनी सुनाई बातों पे हम ना जाएं। और जब तक हमारे साथ खुद कोई बुरा नहीं कर लेता, या जब तक हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, हम कहीं और सुनी बातें जो है ना उनको लेकर के किसी को ना तो आसमान पे चढ़ाएं, और ना ही किसी को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अंडर रेट करें। और मतलब ये सब्र और तहम्मुल सीख लें हम थोड़ा सा, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी चेंज तो जो है वो जो वैसे तो कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और हमें वी शुड कीप चेंजिंग। लेकिन यही बात जब हम किसी को कहते हैं ना कि आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है, या आप खुद को प्लीज चेंज कर लें, तो वो ये अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है। तो यही यही कहूंगी कि खुद को अपडेट रखें बस आप। टाइम के साथ अपडेट रहने की कोशिश करें, ताकि आपकी जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि आपकी जिंदगी आसान रहे, किसी पे कोई आसान ना करें, बस अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए टाइम के साथ अपडेट करने की जरूरत करें। चेंज आता जाएगा, फिर चेंज खुद ही बाय प्रोडक्ट के तौर पे आता जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आफिया, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन थी ये। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे चांस दिया आके अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू थैंक यू। आफिया, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मेहमान। मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।